रिबॉर्न इन नॉवल वर्ल्ड एपिसोड 5। शिवाय गुस्से में अपने मन में कहता है, ये तुमने बहुत गलत किया रोनी, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं तुमसे आज तक जो भी छीन वह अपनी मेहनत से छीना था, लेकिन तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अर्ना को बहुत मुश्किल से सुनने के बाद शिवाय और अनिका का अपने कमरे में पहुंचते हैं। अनिका शिवाय की तरफ देखकर कहती है, आप परेशान मत हो, हर परेशानी का कोई कोई हल होता है और इस परेशानी का कोई न कोई हल हम निकाल लेंगे, आप फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। शिवाय अनिका को अपने गले लगा लेता है और कहता है, अनिका, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हम उसे कैसे दुनिया के सामने लाएंगे और हम उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते, बच्ची है वह और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अनिका शिवाय को अपनी गले लगा देती है और कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी उसे और आप अपने दुश्मन को, क्योंकि उसने हमारी इज्जत परिवार किया है तो हम उसे सामने से जवाब देंगे। उसकी इज्जत पर बात नहीं करेंगे लेकिन उसकी रेपुटेशन को तो बर्बाद कर ही सकते हैं, ना जिसे बनाने के लिए पर आपसे आगे निकलने के लिए उसने ये नीच हरकत की है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उससे उसका वह नाम वह फिल्म छीन लीजिए, इसके लिए उसने हमारी आरना की जिंदगी पर बात करती। शिवाय हैरानी से अनिका का चेहरा देख रहा था। अनिका शिवाय की तरफ देखकर कहती है, ऐसे मत देखिए, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा किया जाता है। अनिका शिवाय की तरफ देखकर कहती है, ऐसे मत देखिए, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नमन सुबह जब घर आया तो पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई है ही नहीं। नमन को यह चीज थोड़ी अजीब लगी, फिर उसने एक सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने बताया, सब लोग अपने अपने कमरे में हैं ना। मैं टाइम देखा तो सुबह के 10 बजे बज रहे थे, इतने टाइम तक कोई भी अपने कमरे में नहीं रहता, तो आप सब लोग अपने अपने कमरे में क्यों गए थे, यही समझ नहीं आ रहा था। नमन ने शिवाय को कॉल किया तो शिवाय ने एक रिंग पर फोन उठा लिया। नमन ने उसे नीचे आने के लिए बोला तो शिवाय ने उसे स्टडी रूम में बुला लिया। वहीं अमन और रोहित भी वहां आए तो उन्होंने नमन और शिवाय की बातें सुन ली थी, इसलिए वह भी रूम की तरफ चले गए। जब नमन स्टडी रूम में पहुंचा, शिवाय पहले से ही वहां मौजूद था। शिवाय को वहां देखकर नमन उससे पूछता, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो। वही गेट के पास खड़े रोहित और अमन उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। शिवाय नमन की तरफ देखकर कहता है, अंकल अब तो रोनी ने हाथ पर कर दी है। रानी का नाम सुनकर नमन के कान खड़े हो गए, क्या किया उसके साले ने, इस बार उसने आरना को अपना शिकार बनाया है। नमन हैरानी से शिवाय की तरफ देखा है तो शिवाय कहता है, आरना प्रेग्नेंट है अंकल और उसके बच्चे का पिता रोनी है और उसने आरना की वीडियो और फोटोज को भी अपने पास रख रखा है, वह जब मर्जी आरना के साथ जबरदस्ती करता है। मैं फेल हो गया अंकल, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे हने मेरी बहन को गंदा कर दिया और मैं नहीं कर पाया तभी एकदम से। और रोहित और अमन अंदर आ जाते हैं और शिवाय की तरफ देखकर कहते हैं, कौन है ये रोनी जिसने मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश की है, उसकी जान अगर उसके हालात से निकाल देना तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। हाँ भाई बताओ कौन है वह और क्यों उसने हमारी बहन को टारगेट किया है, उन दोनों को सारी बात बता देता हूँ। सुनने के बाद हम दोनों के गुस्से की हद पार हो जाती है। दोनों शिवाय की तरफ देखकर कहते हैं, भाई आज तक हम सिर्फ अपनी मौज मस्ती की दुनिया में रहे थे, तभी इस असल दुनिया को जाना नहीं था, लेकिन आज हम दोनों आपसे ये वादा करते हैं, आज के बाद हमारी बहन की तरफ उठने वाली हर नजर को कुचलकर फेंक देंगे हम और उसे रोने का तो वह हल करेंगे, तो वह जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी नजरें नहीं मिल पाएगा। अनिका स्टडी रूम में आती है और शिवाय की तरफ देखकर कहती है, आरना की तबीयत खराब हो गई है शिवाय, हमें उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जल्दी से स्टडी रूम से निकालकर आरना के कमरे में चले जाते हैं। आरना बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके शरीर में बिल्कुल ध्यान नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था वह अपनी आखिरी सांस से गिन रही है। तभी शिवाय कमरे में आता है और सबको वहां से बाहर भेज देता है और आरना के पास बैठकर उसके सर को सहलाकर कहता है, तुम इतनी कमजोर हो कि मुझे नहीं पता था, तुम फूल कैसे जाती हो आरना, तुम अभिमन्यु आहूजा और सनम आहूजा की बेटी हो, वह सनम आहूजा जिसने कभी हारना नहीं सीखा था, उसकी बेटी होकर पहले तुम एक लड़के के सामने हार गई और आज तुम अपनी जिंदगी से हार रही हो। क्यों? क्योंकि उसे लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, फिर उसके धोखे से तो तुम्हें उठकर खड़ा होना चाहिए था, उसे पलटकर ऐसा पर देना चाहिए था कि वह कभी किसी लड़की के साथ यह हरकत करने की कोशिश ना करे। लेकिन मैं भूल गया था, तुम एक कमजोर लड़की हो जो अपने साथ गलत होने पर खुद की ही जान लेना चाहती है। अरे इस नन्ही सी जान की क्या गलती है इस दुनिया में जो अभी तक आया ही है, और तू मुझे तो शर्मा रही है, तुम्हें अपनी बहन कहते हुए तुम्हें उठकर खड़ा होना चाहिए था, उसे रन को उसकी औकात याद दिलानी थी, लेकिन तुम खुद बिस्तर पकड़ कर लेता। आज मुझे समझ आया कि मॉम क्यों तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे कहती थी, क्योंकि वह शुरू से जानते थे तुम एक कमजोर लड़की हो जो खुद अपने हक के लिए नहीं कर सकती, वह किसी और के लिए क्या, लड़की जो खुद के इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकती।
उसे बात से बाहर निकल जाता है। वही शिवाय की सारी बातें आरना सुन रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि वही कमजोर लड़की है, एक ऐसी कमजोर लड़की जो एक लड़के के धोखे से अपनी जिंदगी खत्म करने चली थी, एक नन्ही जान को करने चली थी। अब जाकर आरना के हाथ पर कपड़े लगते हैं। आरना धीरे धीरे अपने होश में आने लगती है और अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को खोलना लगती है। वहां से डॉक्टर अंदर आती है और आज में आरना होश आया देखकर हैरान परेशान हो जाती है। फिर वह जाकर सबको बताते हैं आरना को होश आ गया है। सब लोग आकर आरना से मिलते हैं और उसे अपना ख्याल रखने का कहकर बाहर चले जाते हैं। आरना अभी भी एक तक डेट को देख रही थी क्योंकि शिवाय अब तक उससे मिलने नहीं आया था। फिर वह खुद ही उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली जाती है तो वह देखी है शिवाय दीवार से लगकर खड़ा था और उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद की भावनाओं को, खुद के दर्द को, तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा है। आरना शिवाय के बगल से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं कमजोर नहीं हूँ भाई, और ना ही मेरे माँ पिता के दिए गए संस्कार कमजोर है। बस कुछ पल के लिए बह गई थी और अब मैं वापस अपने इस जूस और जुनून में आ गई हूँ जो मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला है। मेरी माँ जब किसी से हार नहीं मानती थी तो मैं उनकी बेटी कैसे हार मान लूंगी। अब मैं उसे रोनी सहगल को बताती हूँ कि जब एक लड़की अपनी पर आती है ना तो वह क्या क्या कर सकती है। आप उसे मैं बताऊंगी कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है। और धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है शिवाय। अमन, रोहित, नमन, अनिका सब लोग आरना के पीछे ही थे लेकिन और आरना कुछ बात की खबर भी नहीं थी। आरना सहगल हाउस पहुंचती है तो देखिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आरना को देखकर रोनी की हवाएं उड़ जाती है। रोनी जानता था अगर उसके बड़े भाई को पता चल गया तो वह उसकी जिंदगी हराम कर देगा, उसे जान से भी मार सकता है क्योंकि उसका बड़ा भाई औरतों की बहुत इज्जत करता है। आना जाकर रोनी के बड़े भाई के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, इंसाफ मांगने आई हूँ आज आपके पास और बिना इंसाफ किया यहाँ से जाऊंगी नहीं। रोनी का भाई असमंजस में आरना की तरफ देखने लगता है। सब लोग डाइनिंग टेबल से खड़े होकर हाल में आ जाते हैं। सब लोग एक तरफ खड़े थे और आरना बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी और सोफे पर रोनी का बड़ा भाई संस्कार सहगल बैठा हुआ था। संस्कार सहगल एक बहुत ही ईमानदार, नेक दिल इंसान था। वह बिजनेस की दुनिया में एक बहुत पहुंचा हुआ नाम था लेकिन आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही वह किसी को कोई गलत काम करने देता था। ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीने वाला संस्कार पहले ही नजर में एक मीटिंग के दौरान आरना को अपना दिल दे चुका था। संस्कार ने आरना को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन आरना से मिली नहीं और आज जब मिली तो वह से इंसाफ मांगने आई थी। संस्कार, बोलिए क्या बात है। आरना रोनी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, आपके भाई ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आपके भाई ने मुझसे शादी का वादा करके मुझे प्रेग्नेंट किया है और आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या आपके यहाँ बिजनेस की लड़ाइयाँ को दूसरे की माँ बहन के साथ खिलवाड़ किया जाता है जिससे वह बिजनेस में उन्हें पीछे छोड़ दे? आरना की बात सुनकर पूरा सहगल परिवार दम रह जाता है और सब लोग एकदम से रोनी की तरफ देखने लगते हैं। रोनी एकदम से संस्कार के पास जाता है और कहता है, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है। भाई यह मैं तो इसे जानता भी नहीं, कौन है ये पता नहीं। इन जैसी बाजार औरतें कहाँ से उठकर आ जाती हैं और हम जैसे शरीफ लड़कों पर इंतजाम लगते हैं। तभी उसे हाल में एक थप्पड़ की खून सुनाई देती है। सब लोग देखते हैं तो वह थप्पड़ संस्कार ने मारा था रोनी को। संस्कार गुस्से में रोनी को उंगली दिखाकर कहता है, तमीज होते तहजीब में रहकर बात करना वरना तेरी सामान हलक से निकाल दूंगा। अगर किसी लड़की के ऊपर तूने एक गलत शब्द बोला तो बिंदास। हाल में खड़ी आना गुस्से में रोनी को घूर के देख रही थी। फिर संस्कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप जानते हो मुझे मैं कौन हूँ या आपका भाई जानता है कि मेरी असली पहचान क्या है? यह आपकी फैमिली जानती है तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आरना अभिमन्यु आहूजा है। मशहूर बिजनेस टाइकून अभिमन्यु आहूजा और सनम आहूजा की बेटी हूँ। शिवाय आहूजा की बहन हूँ। तो आपको लगता है कि मैं आपके भाई पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी या मुझे आपसे आपकी फैमिली से पैसे की जरूरत है? अरे मैं तो वह लड़की हूँ जो आप जैसे लोगों को खड़े खड़े खरीद लूं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो वह अंधा हो जाता है। वैसे ही मैं भी अंधी हो गई थी तेरी मोहब्बत में, लेकिन आज मैं एक बात बहुत अच्छे से सबक सीख चुकी हूँ रोनी, इस दुनिया में सिर्फ पैसे की चलती है। मोहब्बत और शादी जैसी चीज सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। तू क्या जानता है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानता तू। अरे तेरे जैसा को तो मैं सारे बाजार खड़ा करके नीलाम कर दूं। इतनी पैसा और प्रॉपर्टी है मेरे पास। अगर मेरे पिता के बारे में न जानता हो ना तो अपने पापा और अपने दादा से पूछ लेना कि अभिमन्यु आहूजा कौन था और यह भी पूछ लेना कि सनम आहूजा कौन थी। मैं उसी से नंबर अभिमन्यु की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने मेरी परवरिश
पर मेरे माँ बाप के खून पर हाथ उठाया था और गाली दी थी मेरे माँ बाप को, इसलिए आज तुझे सारे बाजार नंगा किया है मैं। और एक बात ये 50 सिर्फ और यह भी पूछ लेना कि सनम आहूजा कौन थी, मैं उसी से नंबर अभिमन्यु की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने मेरी परवरिश पर मेरे माँ बाप के खून पर हाथ उठाया था और गाली दी थी मेरे माँ बाप को, इसलिए आज तुझे सारे बाजार नंगा किया है मैं। और एक बात, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और आज के बाद तुम्हारी परछाई भी इस पर नहीं पड़ेगी। और वहां से बाहर जाने लगती है, तभी एक कठोर पर सर्द आवाज उसे हाल में घूमती है, रुक जाए मैं साहूजा। आरना अपनी जगह रुक जाती है। आरना संस्कार की तरफ देखती है तो संस्कार रोनी चला जा यहाँ के पास जाकर कहता है, आज के बाद तेरा इस सहगल परिवार से कोई, इस परिवार की किसी भी मेंबर से कोई रिश्ता नहीं है, चल जाए यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मैं दोबारा तुम्हें कभी शहर में या इस देश में देखा ना तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा तुम्हें। जिन हाथों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उन्हीं हाथों से तेरी अर्थी सजा दूंगा मैं। सब बात खत्म होने के बाद आरना उसे घर से जाने लगती है तो संस्कार रोकते हुए कहता है, आप इस घर से कहीं नहीं जा सकते। मेरे भाई की वजह से आपकी जिंदगी पर बात हुई है और आपकी कोख में पल रहा बच्चा मेरे खानदान का है, इसलिए आप आज से और इसी पल से सिर्फ इस घर में रहेंगे। आरना संस्कार की तरफ देखकर कहती है, किसी और किसी रिश्ते से रहूंगी मैं यहाँ, मैं एक दिन ब्याही माँ हूँ जिसकी शादी तक नहीं हुई है अभी, और मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है कि वह मेरा खर्चा ना उठा सके। संस्कार आरना का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है और वहां से सिंदूर उठाकर आरना की मांग में भर देता है और कहता है, आज से पत्नी हो आप संस्कार सहगल की, और हिसाब से यह बच्चा भी मेरा है और आप इस घर में पूरे हक और सम्मान से रहेंगे। ना इस घर का कोई मेंबर आपसे कभी कोई सवाल करेगा और ना ही इस घर के बाहर। जैसा को तो मैं सारे बाजार खड़ा करके नीलाम कर दूं, इतनी पैसा और प्रॉपर्टी है मेरे पास। अगर मेरे पिता के बारे में न जानता हो ना तो अपने पापा और अपने दादा से पूछ लेना कि अभिमन्यु आहूजा कौन था, और यह भी पूछ लेना कि सनम आहूजा कौन थी, मैं उसी से नंबर अभिमन्यु की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने मेरी परवरिश पर मेरे माँ बाप के खून पर हाथ उठाया था और गाली दी थी मेरे माँ बाप को, इसलिए आज तुझे सारे बाजार नंगा किया है मैं। और एक बात, ये 50 सिर्फ और यह भी पूछ लेना कि सनम आहूजा कौन थी, मैं उसी से नंबर अभिमन्यु की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने मेरी परवरिश पर मेरे माँ बाप के खून पर हाथ उठाया था और गाली दी थी मेरे माँ बाप को, इसलिए आज तुझे सारे बाजार नंगा किया है मैं। और एक बात, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और आज के बाद तुम्हारी परछाई भी इस पर नहीं पड़ेगी। और वहां से बाहर जाने लगती है, तभी एक कठोर पर सर्द आवाज उसे हाल में घूमती है, रुक जाए मैं साहूजा। आरना अपनी जगह रुक जाती है। आरना संस्कार की तरफ देखती है तो संस्कार रोनी चला जा यहाँ के पास जाकर कहता है, आज के बाद तेरा इस सहगल परिवार से कोई, इस परिवार की किसी भी मेंबर से कोई रिश्ता नहीं है, चल जाए यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मैं दोबारा तुम्हें कभी शहर में या इस देश में देखा ना तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा तुम्हें। जिन हाथों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उन्हीं हाथों से तेरी अर्थी सजा दूंगा मैं। सब बात खत्म होने के बाद आरना उसे घर से जाने लगती है तो संस्कार रोकते हुए कहता है, आप इस घर से कहीं नहीं जा सकते। मेरे भाई की वजह से आपकी जिंदगी पर बात हुई है और आपकी कोख में पल रहा बच्चा मेरे खानदान का है, इसलिए आप आज से और इसी पल से सिर्फ इस घर में रहेंगे। आरना संस्कार की तरफ देखकर कहती है, किसी और किसी रिश्ते से रहूंगी मैं यहाँ, मैं एक दिन ब्याही माँ हूँ जिसकी शादी तक नहीं हुई है अभी, और मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है कि वह मेरा खर्चा ना उठा सके। संस्कार आरना का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है और वहां से सिंदूर उठाकर आरना की मांग में भर देता है और कहता है, आज से पत्नी हो आप संस्कार सहगल की, और हिसाब से यह बच्चा भी मेरा है और आप इस घर में पूरे हक और सम्मान से रहेंगे। ना इस घर का कोई मेंबर आपसे कभी कोई सवाल करेगा और ना ही इस घर के बाहर। संस्कार आरना का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और कहता है, आज से यह मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे होने वाले बच्चों की माँ, इसलिए कोई कभी भी इससे कोई सवाल नहीं करेगा। संस्कार आरना का हाथ पकड़कर कहता है, दादाजी दादी माँ पापा, मैं अपने घर जा रहा हूँ और अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब भी आपको से मिलना हो तो आप घर पर उनसे मिलने के लिए आ जाना। तभी संस्कार की माँ आगे आता है और आरना को गले लगा लेती है। आरना हैरानी से उन्हें देखते हैं तो वह आरना का चेहरा पकड़ के रहती है, तुम मेरी सनम की बेटी हो, मेरी दोस्त की, मेरी जान की, और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज, मेरा हक है। मैं नहीं जानती थी कि सनम इस दुनिया में नहीं है, मुझे तो यही लगता था कि अभिमन्यु से लेकर कहीं दूर चला गया है, क्योंकि वह हमेशा चढ़ता था मुझे कि सनम सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ बताती थी।
आरना एक तक संस्कार की मॉम को देख रही थी तो वह कहते हैं मेरा नाम श्रेया है और मैं और सनम बचपन की फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मेरी सनम की परछाई हो और अब मेरे घर की बड़ी बहू, इसलिए कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो सिर्फ एक फोन कर देना, तुम्हारी माँ हाजिर हो जाएगी तुम्हारे सामने। श्रेया नाम सुनकर आरना की आंखें नम हो जाती है क्योंकि सनम की डायरी में उसने श्रेया का जिक्र सुना था। संस्कार के पापा आरना के सिर पर हाथ फेर के कहते हैं अगर मुझे पहले पता होता ना कि रोनी मेरी बेटी के साथ ही हरकत करने की कोशिश कर रहा है, जान से मार देता मैं उसे। तुम नहीं जानती, अभिमन्यु मेरा बेस्ट फ्रेंड था हमेशा से, लेकिन ओम से कम था क्योंकि ओम का रिलेशन सनम से था और जो चीज सनम की थी वह तो अभिमन्यु के लिए सबसे अजीजी थी। संस्कार हैरानी से अपने माँ पापा को देख रहा था क्योंकि उसने आज तक कभी इस घर में ये जिक्र नहीं सुना था। संस्कार अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है मॉम आप अंकल आंटी को जानते थे। श्रेया संस्कार के पास आती है और कहती है तू बहुत किस्मत वाला है संस्कार, जो तुझे दुनिया की बेस्ट बीवी मिली है। मैं हमेशा से सनम की बेटी को हमारी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन दिल्ली से सनम की जाने के बाद सनम से मेरी बातें अक्सर फोन पर हो जाया करती थी, वह मुझे तुम्हारे बारे में बताती थी, मैं बहुत खुश होती थी कि चलो मुझे मेरी सनम की परछाई तो मिली। लेकिन अचानक से सनम और अभिमन्यु का गायब होना और उसके बारे में कोई खबर न मिलाना मेरे सपनों को, मेरी उम्मीदों को तोड़ गया था। आज जाकर मुझे पता चला कि सनम और अभिमन्यु तो इस दुनिया में ही नहीं है और उसकी परछाई मेरी बहू बन चुकी है। आरना के सिर पर हाथ फेर कर श्रेया रहती है ये बता शिवाय कैसा है और कहाँ पर है वह। आरना श्रेया की तरफ देखकर कहती है भाई घर से बाहर ही खड़े हैं क्योंकि वह मुझे अकेला नहीं आने दे सकते थे, इसलिए मेरे तीनों भाइयों मेरी भाभी बाहरी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी पीछे से एक भारी भरकम आवाज आती है, उसे आवाज में एक रौब और एक एटीट्यूड था। मैं बाहर नहीं तेरे पीछे हूँ बच्चे, क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि अभी तक मुझे इन लोगों पर विश्वास नहीं था, लेकिन शांति का क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि अभी तक मुझे इन लोगों पर विश्वास नहीं था। लेकिन श्रेया आंटी का नाम सुनकर मैं जान गया था कि यह मॉम की दोस्त ही है, इसलिए पता किया तो पता चला कि वही है, इसलिए कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा था। शिवाय संस्कार के पास आता है और कहता है तुमने मेरी बहन से शादी करके ये तो साबित कर दिया कि तुम्हारे संस्कारों में और तुम्हारी परवरिश में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहते हैं ना राम के घर भी रावण का जन्म हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे घर में रोनी का जन्म हुआ। तुमने मेरी बहन का हाथ तो थाम लिया है संस्कार, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बहन अकेली और तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका भाई खड़ा है। अगर कभी भी मेरी बहन की आंखों में एक आंसू आया या तुम्हारी वजह से कभी भी से कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब मेरी बहन मेरी दुनिया है। तभी रोहित आगे आता है और कहता है एक नहीं तीन, तीन भाइयों उसके और 3 भाई की अकेली बहन है वह। अनिका जाकर उन तीनों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है आप लोग हमेशा लड़ने को लिए क्यों तबले रहती हो, अगर उन्हें हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाना होता तो वह से शादी ही क्यों करते, तुम लोग बिना पागलपन दिखते हो। अनिका संस्कार के सामने हाथ जोड़कर रहती है, बस आपसे इतनी विनती है हमारी आरना को ढेर सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत देना, क्योंकि पत्नी के लिए उसके पति की नजरों में इज्जत होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मोहब्बत के बिना जिंदगी गुजर ही जा सकती है, लेकिन इज्जत के बिना एक पल नहीं बिताया जाता। अनिका आरना के पास जाती है और कैसी है, पहले ही मैं तुम्हारी मन नहीं हूँ, भले ही मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, लेकिन फिर भी कह रही हूँ ये तुम्हारा ससुराल है, इज्जत मिले सम्मान मिले प्यार मिले तो सब लेना। जिस दिन बात तुम्हारे आप सम्मान पर आएगा छोड़कर अपने घर आ जाना, उसे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। यह एक भाभी माँ कब आता है तुमसे। अनिका की बात सुनकर आना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह वही शिवाय रोहित अमन की आंखें भी नाम हो जाती हैं क्योंकि अनिका वह सबसे उम्र में कम थी, लेकिन वह इतनी में कर अनिका की बात सुनकर आना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह वही शिवाय रोहित अमन की आंखें भी नाम हो जाती हैं क्योंकि अनिका वह सबसे उम्र में कम थी, लेकिन वह इतनी मैच्योरिटी की उसके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते थे। वही अनिका की बातें सुन रही सहगल फैमिली की भी आंखें नम हो जाती हैं कि क्योंकि कभी किसी लड़की से उसकी भाभी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही होगी। फिर वह सब की तरफ हाथ जोड़कर रहती है, हमारी गुड़िया का ख्याल रखना और अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे और बच्चे अपना ख्याल रखना, सब जरूरत हो सिर्फ एक फोन कर देना, तुम्हारी भाभी माँ हाजिर हो जाएगी तुम्हारे सामने। श्रेया उन लोगों को रोककर डिनर करने के लिए बोलता है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाहर सड़कों को देखती हुई अनिका पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई थी, ऐसा लग रहा था वह होते हुए भी नहीं थी। शिवाय अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो उनका अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और शिवाय की तरफ देखकर कहती है शिवाय हर बार हम लड़कियों को ही क्यों बर्दाश्त करना होता है, अगर बदला लेना है तो लड़कियों को टारगेट करो, कॉलेज में मन कर दिया तो लड़कियों को टारगेट करो, अगर बेटी हो गई तो लड़कियों को टारगेट करो, शादी टूट जाए तो लड़कियों की गलती, तलाक हो जाए तो लड़की में कमी रही होगी, ऐसा क्यों होता है, ये समाज हर गलती बोझा हम लड़कियों के ऊपर क्यों डाल देता है, क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता, हमें दर्द नहीं होता।
अगर मोहब्बत सही इंसान से हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, अगर मोहब्बत गलत इंसान से हो जाए तो जिंदगी नरक। वैसे ही हम सब की जिंदगी है, हम लड़कियों को हर गलती की सजा क्यों मिलती है? अगर गलती हमारी है तभी सजा हमें मिलेगी, और गलती कर सामने वाले की है तब भी सजा हमें लोगों को मिलती है। ऐसा क्यों है? शिवाय शिवाय अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है वह छोटी सोच के लोग होते हैं, अपनी गलती का बोझ एक औरत के ऊपर डाल देते हैं। बच्चा पैदा करना औरत का काम होता है, लेकिन उसका बीज तो एक मर्जी डालता है ना, तो इसमें औरत की कोई गलती नहीं होती। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिंदगी की किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह तुम छपी पीछे मुड़कर देखोगी ना, मुझे या तो अपने साथ खड़ा पाओगी या अपने पीछे खड़ा पाओगे। और अभी एक सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग बाहरी डिनर करके चलते हैं, बोल देती है। तो शिवाय उन दोनों को भी कॉल करके डिनर के लिए किसी जगह रुकने के लिए बोल देता है। सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, उसके बाद वहां से आहूजा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। रात के 11 बजे सब लोग आहूजा पेंशन में दाखिल होते हैं तो देखते हैं सोफे पर नमन और उसके साथ दोनों तीन लोग और बैठे थे। सुबह सबको पहचानता था, वह जाकर प्रीति के पास बैठ जाता है और पूछता है कैसी हो मासी? करती रहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ, उनसे मिलो। यह अनिका है मेरी पत्नी और यह रोहित, अमन रोहित का बेटा है और अमन सुरभि मासी का। सुरभि का नाम सुनते ही करती नमन की तरफ देखती है और यह चीज सब लोग नोटिस कर लेते हैं। नमन अपने गार्डन को नामे दिला देता है, तभी अनिका से इंट्रोडक्शन करते करते हैं, यह मेरी बेटी काया और यह मेरा बेटा कार्तिक। सब लोग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, फिर अपने कमरे में सोने। अक्षरा के कमरे में सब लोग के साथ मौजूद थे, वह अक्षरा के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सात्विक सब की तरफ देखकर कहता है इस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही। कहता है हम सब लोग बाहर चलते हैं, जब वह बाहर आएगी तो हम सब लोगों से बात कर लेंगे। सब लोगों को सात्विक की बात ठीक लगती है तो सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते अक्षर बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपने कमरे को देखते हैं। आज उसे यह कैमरा अनजना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई यहाँ उसका अपना नहीं है। उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कोई एक बार भी उसे देखने और पूछने नहीं आया था। यही बात अक्षर को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अक्षरा के मन में सबके लिए गलतफहमी भारती जा रही थी, और जो शायद आगे चलकर उसके मन में सबके लिए गलतफहमी पैदा कर देगी। सब फैमिली इस बात से अनजान थी। अक्षरा बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और पूरे दिन की सजा, दो और थकान, मेंटल स्ट्रेस के बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। जब सब लोग अक्षरा का इंतजार करते करते थक जाते हैं तो फिर एक बार सब कमरे में आते हैं तो देखते हैं अक्षरा गहरी नींद में थी। सब लोग उसके पास आकर बैठ जाते हैं और पूरी रात उसी के पास रहते हैं। रजत तू खड़ा अक्षरा की हालत देख रहा था, आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह अपनी इतनी परेशानी में उलझा हुआ था कि उसने अक्षरा पर ध्यान नहीं दिया। अगर वह अक्षरा पर ध्यान देता और उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर नहीं जाता तो आज अक्षरा के साथ यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब पछताने से तो कुछ नहीं होने वाला था, ना जो होना था हो चुका था। अक्षरा लेकिन सुबह खुलती है तो वह देखी है वह कमरे में पूरी तरह से अकेली थी, कोई नहीं था उसके कमरे में। वह चारों तरफ देखती है, फिर कमरे को लॉक कर लेती है, बालकनी लॉक करके सारी खिड़की और विंडो को लॉक कर लेती है और बेड पर बैठकर अपनी पिछली और आपकी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, जिस बात का शायद किसी को अंदाजा नहीं था। उसे हादसे में अक्षरा के मन को तोड़ के रख दिया था और ऊपर से उसका किसी से बात ना करना उसके दिल में हजारों घाव दे रहा था। अक्षरा बाथरूम में जाती है और बाथटब में बैठ जाती है। अक्षरा ने बाथटब में अभी भी पानी खोल रखा था, धीरे धीरे वह बाथटब पूरा भर जाता है और अक्षरा का सेट उसे पानी में डूबने लगता है। रजत काफी देर से अक्षरा के कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षरा ने कमरे को अनलॉक कर लिया था। रजत अक्षरा के कमरे का पासवर्ड तोड़कर जब कमरे में आता है तो अक्षर का ही नहीं थी, वह बाथरूम का गेट बताता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वह जबरदस्ती बाथरूम के गेट को तोड़कर जब अंदर देखा है तो रजत सांस रुक जाती है, क्योंकि अक्षर पूरी तरीके से टब में डूब चुकी थी। रजत भागकर जाकर अक्षरा को टब से बाहर निकलता है। रजत तेज आवाज देकर सबको ऊपर बुलाने लगता है। जब सवार ऊपर आते हैं तो रजत में सारी बात बताता है। सब रजत की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। तभी रजत राजा देखा है, बेहोशी की हालत में भी अक्षर अपने हाथ पर इधर उधर ठीक रही थी, सीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी छोड़ दो उसे, छोड़ दो, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दबा रहा था और अक्षरा अपने हाथ पर फेंक रही थी। अक्षरा की यह हालत फैमिली से अच्छी नहीं जा रही थी। सबसे ज्यादा हालत खराब रजत की थी, क्योंकि रजत अक्षरा से प्यार करता है। अक्षरा की यह हालत रजत से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अक्षरा बुरी तरीके से सीख रही थी, चिल्ला रही थी और बेहोशी में भी किसी को अपने पास नहीं आने दे रही थी। अक्षरा की हालात देखकर रजत का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। रजत कमरे से बाहर निकल जाता है और किसी को कॉल करके पुलिस स्टेशन से 8 लड़कों को अपने कैद करने का हुक्म देता है और कहता है उनकी ऐसी हालत करना कि मेरे आने तक वह मौत की भीख मांगने लगे, लेकिन उन्हें मौत नसीब नहीं होनी चाहिए।
रजत का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, लेकिन वह फिर भी खुद को संभाल रहा था क्योंकि अक्षरा की कंडीशन बहुत खराब थी। धीरे धीरे अक्षरा को धीरे धीरे होश आने लगता है। जब उसे होश आता है तो सब लोग उसके पास खड़े थे। एक नज़र सबको देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वह किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। अचानक एक चेहरा अक्षरा के मन में क्लिक करता है। अक्षरा अपनी आंखें खोल कर देखती है तो रजत के बगल में आरोही खड़ी थी। आरोही को रजत के साथ देखकर अक्षरा की आंखें नम हो जाती हैं और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सब लोग अक्षरा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी से कोई बात नहीं करती और चुपचाप आंखें बंद करे लेती रहती है। रजत सबको कमरे से बाहर जाने के लिए बोल देता है। सबको रजत की बात ठीक लगती है क्योंकि रजत ही था जो अक्षरा को ठीक कर सकता था, इसीलिए सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन आरोही अभी भी वहीं खड़ी थी। रजत अक्षरा के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, फिर उसे उठाकर खुद की गोद में बिठा लेता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अक्षरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। रजत अक्षरा को अपने सीने से लगाकर कहता है, बहुत डर गया था मैं जब तुम नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक गई है। अक्षरा अपनी आंखें खोलकर रजत की तरफ देखती है, फिर उसकी गोदी से उठकर बेड में साइड पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी याद आई होगी। रजत कंफ्यूजन में अक्षरा को देखा है तो अक्षरा सामने सर करके कहती है, तुम्हारे पास थी तो फिर तुम्हें मेरी याद क्यों आई होती। अब जाकर रजत का ध्यान आरोही पर गया था और रजत की आंखें हारने से बड़ी हो जाती है क्योंकि अक्षरा को ढूंढने के चक्कर में रजत में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अक्षरा बाथरूम की तरफ जाकर रहती है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बताना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमरे से बाहर चले जाए क्योंकि मैं अपने कमरे में अजनबियों को नहीं आने देती। और रजत, अगर आपको उनके साथ रिलेशन रखना है, और बाथरूम में जाकर कर से गेट को बंद कर देती है। रजत आरोही के पास आता है और कहता है, आपने मेरी वाइफ से यह बोला था कि आपको इंडिया आना है, हम लोग आपको इंडिया ले आए, उसके बाद भी आप मेरे घर में क्या कर रहे हो। और फिर अब मेरी वाइफ के घर में देखिए, मैं आप जो भी कोई हो, आपने सिर्फ हमसे इतनी मदद मांगी थी कि हम आपको इंडिया तक पहुंचा दे, हमने आपको पहुंचा दिया। और प्लीज आज की बात कभी भी मेरे या मेरी फैमिली के किसी के भी पास आने की या मदद मांगने की, यह किसी भी चीज के लिए आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी इतनी ही मदद कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। आरोही गुस्से में बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी, फिर रजत की तरफ देखकर कहती है, तुम ऐसी लड़की के लिए मुझे ऐसी बातें कर रहे हो, अरे मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ, समझदार हूँ, शांत हो। रजत मुस्कुराते कहता है, मैंने उसे इसलिए प्यार नहीं किया था कि वह शांति प्यारी किया, जो भी मैंने उसके दिल से प्यार किया था, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रहता है, उसने तुम्हारी भी मदद की तो तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और प्लीज अब यहाँ से चली जाओ और फिर कभी भी हम में से किसी के भी पास मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप जा सकते हैं क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी बात डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि आप मेरे लिए मैटर नहीं करती। आरोही रजत की तरफ देखकर कहती है, हम दोस्त बन सकते हैं ना रजत। रजत आरोही की तरफ गुस्से में घूमता है और कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक दोस्त है, थी और रहेगी, और उसके अलावा मैं कभी किसी को ना तो दोस्त बनाऊंगा नहीं कुछ और। तो प्लीज इससे अच्छा योग कि आप सभी चाहिए, वरना मुझे आपको धक्के मार के यहाँ से निकलना होगा। आरोही कमरे से बाहर आकर एक नज़र उसे कमरे को देखते हैं और घर से बाहर चली जाती है। बाहर आकर कोई टैक्सी होती है और वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट चली जाती है, जो उसने अक्षरा रहते हुए अपने लिए दिया था, क्योंकि इस अपार्टमेंट के अलावा उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कल से उसे जब की तलाश करने की। अक्षरा बाथरूम से बाहर आती है तो देखी है कमरे में इस वक्त सिर्फ रजत था। अक्षरा बिना रजत की तरफ देखे आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सूखती है और फिर बालकनी में जाकर उसे डालते हुए सूरज को देखने लगती है क्योंकि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई थी। रजत अक्षरा के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, एयरपोर्ट से कहाँ चली गई थी तुम। एयरपोर्ट का जिक्र होते ही अक्षर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपना चेहरा घूमर रजत की तरफ देखती है। अक्षरा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर एक पल को रजत भी काम जाता है, लेकिन उसे जानना था हकीकत में अक्षरा के साथ हुआ क्या था। अक्षरा के अंदर आंचल थी और आंचल का गुस्सा था क्योंकि पिछले जन्म में उसके अपनों ने उसे धोखे से मार दिया था और इस जन्म में ऐसा कुछ हो रहा था, उसे पिछला जन्म आज पर हावी होते हुए दिख रहा था। अक्षरा गुस्से में रजत की तरह दिखती है और कहती है, तुम जैसे मर्दों को न सिर्फ नई नई औरतों की जरूरत होती है जैसे पहले तुम्हें मेरी थी, क्योंकि मैं तुम्हें मिली नहीं थी, अब तुम्हें आरोही की जरूरत है, मेरी नहीं चाहिए मिस्टर रजत, उसके मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अक्षरा की बात सुनकर अक्षरा को हैरान नजरों से देखने लगता है, अक्षरा के चेहरे की तरफ देखने लगता है क्योंकि आज अक्षरा के चेहरे पर ना प्यार था ना अपनापन, आज उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसमें रजत खुद का अक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
रजत अक्षरा को चेहरे को पढ़कर खुद के करीब करता है और कहता है आज तो ये बात बोल दी तुमने, लेकिन आइंदा अगर यह बात बोली ना सोना तो तुम जानती हो मुझे, मैं जितना अच्छा हूँ उतना बुरा भी हूँ, मानता हूँ मुझे उसे वक्त गलती हो गई, मैं परेशान था, किसी प्रॉब्लम में था, तुमसे शेयर नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारी जगह उसे लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया, लेकिन जब तुमने मुझे देखा तो तुम मुझे आवाज दे सकती थी, मुझे रोक सकती थी, क्यों नहीं रोक तुमने मुझे। अक्षरा अचानक से बहुत तेज सांस लेने लगती है। अक्षरा की हालत देखकर रजत डर जाता है। रजत अक्षरा को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसके कान में कह रहा था लेकर छोड़ो प्लीज, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला ना, रिलैक्स रिलैक्स, और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। जब भी अक्षरा नॉर्मल नहीं होती तो रजत उसकी गर्दन पर एक उंगली प्रेस कर देता है और अक्षरा रजत की बाहों में झूल जाती है। अक्षरा को बेड पर लेटने के बाद रजत कमरे से बाहर आता है और डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बताता है, तो डॉक्टर कहता है कि उनके दिमाग पर इस चीज का गहरा असर पड़ा है कि आप उन्हें छोड़कर किसी और को अपने साथ लेकर आ गए, फिर उनके साथ वह हादसा जिस वजह से उनका दिमाग इस चीज को करने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप उनके हो। राजा डॉक्टर को बोलता है कि आप आकर एक बार उसका चेकअप कर दीजिए। 1 घंटे बाद डॉक्टर अक्षर को चेक कर रहे थे और पूरी फैमिली कमरे के बाहर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर बाहर आकर रजत की तरफ देखते हैं और कहते हैं आपकी वाइफ कंडीशन सच में बहुत खराब है, क्योंकि उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है उसे हादसे का, और शायद इससे पहले भी उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गई है, और अब उन्हें ऐसे ऐसे चीज नजर आती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे आपने बताया कि आपके साथ एक लड़की को देखकर ओवर रिएक्ट करने लगे थे, आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, क्योंकि हंसती खेलती बेटी को आकर हो क्या गया और एक हादसे में उसे किस कदर तोड़ दिया। वह इतनी कमजोर तो नहीं थी कोई हादसा उसे इस तरह तोड़कर चले आ जाए, लेकिन अगस्त में जो उसके साथ किया था उसके बाद शायद ये हादसा उसके लिए बहुत बड़ी बात। वही अगस्त के ऑफिस में अगस्त का सेक्रेटरी अगस्त को अक्षरा की हालत की जानकारी दे रहा था। जैसे जैसे वह अक्षरा के बारे में बता रहा था वैसे वैसे अगस्त्य का पर हाई होता जा रहा था। वह अपनी फैक्ट्री की तरफ देकर कहता है मुझे वह लोग चाहिए अभी के अभी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी आंखों के आगे सजा देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी अक्षरा को छूने की गलती की है, उसे परेशान किया है, उसकी ऐसी हालत की जिगर है, मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि वह जिंदगी में कभी भी दोबारा उसकी तरफ आप उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगस्त गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है और वहां से गाड़ी लेकर प्रताप मेंशन के लिए, क्योंकि अब उससे वेट नहीं हो रहा था, वह अक्षरा को देखना चाहता था। अक्षरा को देखे बिना अब उसे चैन नहीं आने वाला था। प्रताप मेंशन के बाहर एक साथ 5 से 6 गाड़ियां आकर रुकती हैं और बीच वाली गाड़ी से अगस्त के बाहर निकलता है और बिना किसी के ऊपर ध्यान दिए वह घर के अंदर चला जाता है। अगस्त्य जब अक्षरा के कमरे के बाहर पहुंचता है तो वह डॉक्टर की सारी बातें सुन लेता है। अचानक डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है और तू कैसे कहता है कि उसकी मेंटली कंडीशन खराब हो रही है। वहीं अगस्त को अपने सामने देखकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। वहीं अगस्त को वहां देखकर प्रताप फैमिली और ओवरऑल फैमिली और रजत सब शॉक हो जाते हैं। अगस्त के डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है तेरा काम डॉक्टर पेशेंट को ठीक करना है और ठीक कर अक्षरा को, अगर वह ठीक नहीं हुई ना तो तू चलने लायक नहीं रहेगा, याद रखना इस बात को, और डॉक्टर को धक्का दे देता है। भाई रजत अगस्त की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हंसते हुए रजत की तरफ देखा है और कहता है तुझे अपनी बीवी का ख्याल तो रखा नहीं गया, मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है, अगर उसे वक्त किसी और लड़की पर ध्यान देने की वजह अपनी बीवी पर ध्यान दिया होता ना तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। पहले ही वह मेरी वजह से इस कदर टूटी हुई है कि शायद उसके अंदर जीने की इच्छा भी ना हो, और तुमने भी उसके साथ वही किया जो एक बार मैं कर चुका था। सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ आया था और कुछ लोगों से उठाकर ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह पहले इस हादसे का शिकार हो चुकी है और दोबारा वही हादसा उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।